हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो इस हफ्ते वीकली जो फाइनेंस अफेयर्स हम करते हैं उसकी बारी आ गई है। तो इस बीते हफ्ते इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया में क्या क्या हुआ है उन सबको हमें डिस्कस करना है। 16 मई से लेके 23 मई तक की सारी फाइनेंस के अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, हमारा एक बहुत ही गजब का कोर्स चल रहा है परचम ऐप पर, एसएससी जीए का कोर्स, जिसको लेने के बाद आपको और कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी किसी भी तरीके के सब्जेक्ट में। जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जी के सब कुछ करवाया जा रहा है। पूरा बैच रिकॉर्डेड, आपको डे वन आपके हाथ में पूरा सिलेबस होगा, अपने हिसाब से कितनी भी बार देखो, कैसे भी देखो। तो ये कोर्स चल रहा है। एक कोर्स इकोनॉमी का चल रहा है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। जिसने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है मुझसे, प्लीज एक बार प्लेलिस्ट में जाना, परचम क्लासेस की प्लेलिस्ट में। वहां आपको इकोनॉमी के मेरे 35 लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इकोनॉमी किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये कोर्स चल रहा है। ये दोनों ही कोर्स पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए तो यूज कोड करना है पायल10। ठीक है। एक ये नया कोर्स मैं आप लोगों के कहने पे लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम प्लीज हमको एसएससी पॉलिटी जो है वो डिटेल में चाहिए, हमको पॉलिटी डिटेल में चाहिए। ये कहने मात्र की एसएससी है। कल हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, जितना हमने पॉलिटी के टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स में से ऐसा नहीं था कि एक भी क्वेश्चन बाहर हो। ठीक है। तो ये पॉलिटी की जितने भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। एक और बात, आप लोग ना कंटेंट देख सकते हो। क्लास लेने से पहले भी आप लोग कंटेंट देख सकते हो। आप परचम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, क्लासेस में जाना, मान लीजिए इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, हम किस दिन क्या देंगे, ये आपको देखना है। तो आप वहां पे कंटेंट के शब्द पे जाना। ठीक है। कंटेंट वर्ड को क्लिक करना और आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स का, कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो वहां से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, ताकि पैसा खर्चने से पहले आप एक वाइज डिसीजन ले सके। तो ये कोर्सेज चल रहे हैं हमारी ऐप पर। पॉलिटी का भी आ चुका है मेरा, आप देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो। अभी देखो, आज की क्लास में हमें करना क्या है, ईएसएल बेस्ड लोन्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लोन। कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या होती है, कौन कौन उसके अंदर आते हैं, वो हमें देखना है सब कुछ। ईएसएल और आईएल मॉडल कौन सा होता है, ईसीएल एंड आईएल मॉडल कौन सा होता है लोन का, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। ये लोन लॉस प्रोविजनिंग शब्द किसको कहते हैं उसको जानेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में जानेंगे। देन फेमा एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, उसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। ठीक है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कौन सी होती है, फेमा से ही जुड़ी हुई है, उसको समझेंगे। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर गिरावट आई है काफी, डब्ल्यूपीआई क्या क्या बताता है और ये सीपीआई से कैसे अलग है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है। फिर यूएस ने कुछ एडवांस नोटिस मांगे हैं, कुछ भी टैरिफ चेंजेस करने हैं या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं किसी भी चीज पे, तो एडवांस नोटिस होना चाहिए उस बात का। इसके बारे में यूएस ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। उसके बाद अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मार्केट में है। गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर जो हमारा आईएफएससी सेंटर है, उसने कुछ अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को लॉन्च किया है। क्या है ये यूडीआर रिसिप्ट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें ये सब बातें समझनी है, एक एक करके सब समझते हैं। देखो, अगर क्या हो, आपको पहले ही बता दिया जाए कि पेपर में हम क्या करते थे स्कूल के अंदर। हम स्कूल के अंदर ये कहते थे ना कि मैम हमको ब्लूप्रिंट दे दो। हम क्या कहते थे कि हमको ब्लूप्रिंट दे दिया जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्लूप्रिंट क्यों मांगते थे, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। हमें पता लग सके मैथ के कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, साइंस के किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस हिसाब से हम खुद को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया था बैंक्स को, एक प्रपोजल्स दिया था। क्या प्रपोजल दिया था कि आप जितने भी लोगों को लोन देते हो और आपको जिन भी लोन्स पर रिस्क लग रहा है कि भाई ये तो हमारा ऐसा पैसा है जो बहुत रिस्की है, शायद ही वापस आए। किसान को लोन दे रहे हो, किसान बहुत ही ऐसे अनसर्टेन सा रहता है, मॉनसून होगा नहीं होगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो आपने किसान को लोन दिया और बहुत ही अनसर्टेन सी पोजीशन उसकी रहती है, तो बैंक वाले ये मान के चलते हैं कि ये पैसा तो वापस आएगा ही नहीं, मतलब रिस्की सा पैसा है। आप बैंक को ये कहा गया आरबीआई के द्वारा कि जितने भी ऐसे रिस्की लोन हैं, आप उसकी पहले ही एडवांस में जानकारी कर लें। आप पहले ही एडवांस में जानकारी कर लें और आप पहले ही एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकाल लें।
भाई आपको क्रेडिट लॉस की कितनी एक्सपेक्टेशंस है, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि आपके क्रेडिट में लॉस कितना आपको दिख रहा है। आपने 100 रुपए उधारे दिए हैं, उसमें से कितना ऐसा लग रहा है कि इतना पैसा तो हमारा लॉस हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप पहले ही उसको दिमाग में रखें और उस हिसाब से आप बैकएंड में कुछ पैसा अलग से निकाल के रख लें, कुछ पैसा साइड में निकाल के रख लें, ताकि जब वो लॉस हो तब आप इस पैसे से उस लॉस को कवर अप कर सके। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ECL, ये लोन होते हैं। इसके लिए आरबीआई ने ये कहा था कि मैं आपको 1 साल का समय दे रहा हूं, आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तैयार कर लें। सभी बैंक्स को कहा आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तैयार कर ले कि किस तरीके से हमको ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालने हैं और कितना प्रोविजनिंग, इस शब्द को प्रोविजनिंग कहते हैं। आप जितना पैसा अलग से रखते हैं फॉर योर कवरिंग अप द लॉसेस, आप जितनी प्रोविजनिंग रखते हैं, प्रोविजनिंग का मतलब आपके पास जितना टोटल है उसमें से आप कुछ पैसा साइड में रख देते हैं अपने लॉसेस को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए क्या कहा कि जो प्रोविजनिंग है, प्रोविजनिंग जो है वो आप कितनी रखेंगे ये मुझे बता दें। तो आरबीआई ने ये डिमांड मांगी थी। ठीक है, ये आरबीआई ने डिमांड मांगी थी, तो ये आरबीआई का ऑर्डर था ऐसा करने का। तो अब होता क्या है, बैंक्स ने क्या कहा है कि हमें 1 साल का और वक्त दिया जाए, अभी ये फ्रेमवर्क हम बना नहीं सके हैं तो हमको 1 साल का और वक्त दिया जाए ECL बेस्ड लोन्स के लिए, यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लोन के लिए। ठीक है, एक होता है इनकर्ड लॉस। इनकर्ड लॉस IL मॉडल क्या होता है, इनकर्ड लॉस मॉडल वो होता है स्टूडेंट जिसके अंदर लॉस हैज ऑलरेडी बीन डन, लॉस जो है वो हो चुका है, उसके बाद आप इस इनिशिएटिव्स ले रहे हो उस लॉस को कवर अप करने का। ECL में क्या होगा, आप पहले ही एक्सपेक्ट कर चुके हो कि किस क्रेडिट का कितना लॉस होने वाला है और उसके हिसाब से आप प्रोविजनिंग निकाल चुके हो। तो ये पूरी न्यूज थी, हम देख लेते हैं हमारी स्लाइड्स के अंदर क्या है। देखिए ये कह रहा है कि जो आरबीआई है उसने, जो लैंडर्स हैं उन्होंने आरबीआई को कहा है हमको 1 साल का और वक्त दिया जाए, एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि हम एक प्रोविजनिंग का फ्रेमवर्क बना सके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड मॉडल पे। ठीक है, जनवरी 2023 में आरबीआई ने उनको ये कहा था ऐसा कुछ करने का, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हमको 1 साल का और वक्त दिया जाए। ये है क्या, इसके अंदर पहले ही प्रपोज कर दिया जाता है कि भाई आपको कितना ऐसा लग रहा है कि इतना क्रेडिट हमारा लॉस का है, ठीक है, और इतना पैसा हमको प्रोविजनिंग में रखना होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई से ये रिक्वेस्ट की है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको 1 साल का एडिशनल साल दे दिया जाए। ECL क्या है, यहाँ पे आप बैंक्स आर मैंडेटेड टू फोरकास्ट एंटीसिपेटेड क्रेडिट लॉस। बैंक्स को ये जरूरी हो जाएगा कि आपको पहले ही फोरकास्टिंग कर लेनी है, आपको फ्यूचर का अभी पता होना चाहिए क्रेडिट लॉसेस के बारे में। ठीक है, आपको वेट नहीं करना कि लॉस पहले हो जाए फिर वो मटेरियलाइज होगा और फिर हम वो पैसे की भुगतान करेंगे, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको पहले ही अपने एसेट्स को क्लासिफाई कर लेना है। कौन से लोन्स ऐसे हैं जो प्राइमरीली लोन्स हैं, मतलब ऐसे लोन्स हैं जो ठीक ठाक चल रहे हैं, कौन से लोन्स ऐसे हैं जिनको हम इररिवोकेबल लोन्स हैं, इररिवोकेबल है वो। ठीक है, कौन से लोन्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, कौन से हैं जिनकी मेच्योरिटी हमें आगे बढ़ानी है। तो इस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल एसेट्स को पहले ही क्लासिफाई करके रख लेना है, ये इतने रिस्की हैं, ये इतने रिस्की है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से आपको अकॉर्डिंगली अपना प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग क्या होता है, पैसा साइड में निकाल के रखना, कितना पैसा आप साइड में निकाल के रखोगे उसके हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, IL मॉडल क्या होता है, IL मतलब इनकर्ड लॉस, जहां पे आपका लॉस हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ECL और IL मॉडल क्या होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, जो मैंने आपको अभी बताया। इनकर्ड लॉस में लॉस हो चुका है और उसके बाद आप कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट क्या होता है, जब आप IL मॉडल से ECL जा रहे हैं, आप मॉडल को शिफ्ट कर रहे हैं, वो आपका ट्रांजिशनल अरेंजमेंट होता है। कैपिटल शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो आप स्टेप्स उठा रहे हैं, भाई मेरी पूंजी को कोई नुकसान ना हो, मुझे एकदम अचानक से ना पता लगे कि हाय दैया ये पैसा तो हमारा डूब गया है। ठीक है, तो वो कैपिटल शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो आप इनिशिएटिव्स लेते हो उनको ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, लोन लॉस प्रोविजनिंग क्या होता है, जो भी आपको ऐसा लगे कि ये लोन हमारा वापस नहीं आएगा
या ये तो एनपीए है, मैंने बहुत बार एनपीए आपको बताया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट्स होते हैं, वो लोन होते हैं जो 90 दिन की ड्यू डेट के 90 दिन के बाद भी पैसा वापस नहीं आया है, उसको एनपीए कहते हैं। तो जब एनपीए हो रहा है या बैड लोन्स हो रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए आप कितना पैसा साइड में निकाल के रख रहे हो, दैट इज प्रोविजनिंग। ठीक है, तो ये लोन लॉस प्रोविजनिंग है, इसकी डिटेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं। बात वही है जो मैंने आपको बताई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है? ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। 26 ऑफ सितंबर 1946 को ये बनी है। ठीक है, और जितने भी भारत के अंदर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी ये बैंक्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। ये इनका पूरा एक ग्रुप होता है जिसको इंडियन बैंक एसोसिएशन कह देते हैं, जो 1946 में बना है। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रुप है ये। अगली न्यूज है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या कह रहा है? इसने एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बनाया है। ठीक है, इसने क्या बनाया है मैं बताती हूँ आपको। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बनाया। अभी तक आपने नेशनल क्रेडिट कार्ड तो देखे हैं, अभी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बना है। पहले क्या होता था? जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपको पता है हम अपने मन मर्जी का पैसा बाहर जाके खर्च नहीं कर सकते। हमारे ऊपर लिमिट्स लगी हुई है। कितनी? $2.5 लाख। $2.5 लाख ही हम कन्वर्ट करा सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो फेमा के अंदर ये बताया गया है कि आप किन किन चीजों को कन्वर्ट करा सकते हो, एजुकेशनल पर्पस के लिए, घूमने के पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए कितना। तो ये कैटेगरीज बनी हुई है फेमा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है, तो पहले क्या होता था? जो लोग यहाँ से विदेशों में जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, और वहां पे जाके जो शॉपिंग करते हैं, तो कार्ड से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या किसी तरीके से करेंसी एक्सचेंज करा के शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसको फेमा एक्ट में नहीं लिया जाता था, उस एक्सचेंज को। अब क्या कर दिया? एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बना दिया, और इस क्रेडिट कार्ड से सारी जानकारी मिलेगी कि किस इंसान ने कौन से देश में जाके कितनी शॉपिंग की है। ठीक है, कितनी शॉपिंग की है वो भी फेमा एक्ट के अंदर रेगुलेट होगा, मतलब वो भी इस लिमिट के अंदर आएगा। ये है सिंपल सी न्यूज अभी तक। अच्छा, इसके अंदर वो लोग इंक्लूड नहीं है। कौन? इसके अंदर वो लोग इंक्लूड नहीं है जो इंडिया बैठे फॉरेन से सामान मंगवा रहे हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स अपा करते हैं ना, हम इंडिया में बैठे और अमेरिका से मंगवा, दुबई से चेन मंगवा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं है। आप विदेशों में जाके वहां पे शॉपिंग कर रहे हो इस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, वो फेमा के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो ये इतनी सी न्यूज है, ये अमेंडमेंट हुआ है। हम देख लेते हैं न्यूज क्या है। ये कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ कंसल्ट किया और एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट किया फेमा में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को लाने के चलते, कि जो इंडिया आउटसाइड स्पेंडिंग कर रहे हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर, उनको फेमा के अंडर लाया जाए। ठीक है, ये अप्रैल टू फरवरी फिस्कल 2022-2023 के अंदर ये देखा गया कि पहले की तुलना में अब 104% ज्यादा बाहर जाके दुनिया खर्च कर रही है, भारतीय खर्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी लगा सकेंगे। ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है? टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब जरूर देते हैं, आपने देखा होगा। टीसीएस क्या होता है? जिस सोर्स से आपने परचेजिंग की है, जिस सोर्स से आपने परचेज किया है, ठीक है, जिस सोर्स से आपने खरीदारी की है, उस सोर्स से ही, जैसे मान लीजिए आपने ना एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी मान लीजिए 20 लाख की है। ठीक है, वो क्या कहेंगे कि सर आप ना 20,50,000 हमको दे दीजिए। हम कहेंगे जी ये 50,000 किस चीज के? तो वो कहेगा 50,000 टीसीएस है। हमने कहा जी क्या मतलब टीसीएस? बोले तो बोले आपका सोर्स क्या है? मैंने कहा आपका शोरूम, गाड़ी खरीदने का सोर्स आपका शोरूम है। बोला यहीं पे ही आपका टैक्स कलेक्ट करके हम लोग सरकार में जमा करा देंगे। यानी जहां से आप खरीदारी कर रहे हैं, जहां से आप परचेज कर रहे हैं, वो ही डिपार्टमेंट, वो ही ओनर आपके पैन कार्ड को सरकार में जमा करवा रहे हैं, आपका नाम का टैक्स सरकार में जमा करवा रहा है। इससे क्या होता है? आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते। सरकार को ये पता लग जाता है कि इंडिया के अंदर कितने लोग रिच कैटेगरी में हैं, कितने पुअर कैटेगरी में हैं, कितने ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां ले रहे हैं, कितने ऐसे जो 10 लाख की रेंज तक की गाड़ियां ले रहे हैं, कितने ऐसे जो 10 से 50 लाख तक की रेंज की गाड़ियां ले रहे हैं, या कौन सा सामान कितना ले रहे हो। इसको कहते हैं टीसीएस। तो ये कहा गया जब ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो टीसीएस कलेक्ट करने में भी हमको दिक्कत नहीं होगी, और ये 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को अब आप पेमेंट फॉर परचेजिंग फॉरेन गुड्स फ्रॉम इंडिया को अप्लाई नहीं करता, इसको याद रखें।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप ओवरसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको मॉनिटर करता है। ओवरसी ट्रांजैक्शन मतलब बाहर जाके आप कुछ खरीदी कर रहे हैं वो होता है, लेकिन ये किस पे अप्लाई नहीं होता, पेमेंट फॉर परचेजिंग फॉरेन गुड्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया में रह के आप फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, ये उस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये एक्सपेंशन है एलआरएस का, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है अभी समझेंगे। ये एलआरएस का एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का एक एक्सपेंशन है। अभी तक ये चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती थी, अब कर दी गई है। ठीक है, इसकी लिमिट 2,50,000 यूएसडी यानी यूएस डॉलर पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर डिसाइड की गई है कि आप इतना ही खर्च कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, 5% टीसीएस जो है वो लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2023 से ऐसे सामान के खरीदने पे। और इससे होगा क्या, इससे जो बैंक्स का कॉम्प्लायंस है वो बढ़ जाएगा, बैंक से ऊपर लोड बढ़ जाएगा, बैंक्स को ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा इन चीजों पे। ठीक है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा इन चेंजेस की वजह से। टैक्स पेयर जो होंगे वो रिफंड भी ले सकते हैं टीसीएस लेवाई पे। जो आपका टीसीएस गया है विभाग में, आयकर विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो आपका टीसीएस कंपनी वालों ने काट के भेजा है, आप अगर चाहें तो वो रिटर्न भी ले सकते हैं। भाई मान लीजिए आप टैक्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, एक एग्जाम्पल समझना। मान लीजिए आपने आपने क्या किया, आप 10 लाख की या 12 लाख की गाड़ी लेके आए हो, 12 लाख की एक कार खरीदी आपने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका 12 का 5% यानी कि 12 लाख का 5%, 60,000 रुपए आपके टीसीएस नाम के भर दिए हैं आपके गवर्नमेंट को। ठीक है, ये टीसीएस भर दिया है, लेकिन इन द कंप्लीट ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्स केवल 20,000 ही बन रहा है। आप इतनी टैक्स स्लैब में आ ही नहीं रहे, आपका टैक्स सिर्फ 20,000 रुपए बन रहा है। तो जो बचा हुआ 40,000 जो आपका एक्स्ट्रा चला गया है, जब आप आईटीआर फिल करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो ये कह रहा है जो ये है इनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, किसने कितना दिया है, किसको रिफंड देना है, तो ये कंप्लायंस का असर उन पे पड़ेगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है क्या, ये स्कीम है आरबीआई की, 2004 में इंट्रोड्यूस हुई है। इस स्कीम के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, माइनर्स हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, वो यूएसडी मतलब इतना फ्रीली रेमिटेंस कर सकते हैं, इतना फ्रीली खर्च कर सकते हैं, इतना फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, 2,50,000 यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई ट्रस्ट है, वो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं है इतना रेमिट करने के लिए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब एक बार इतना यूएस डॉलर रेमिट हो चुका है इधर से उधर, ठीक है, अब वो फर्दर रेमिटेंस इसके अंडर नहीं ला सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर, जो ये रेमिटेड मनी है 2,50,000 यूएस डॉलर की जो ये मनी है, आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, गिफ्ट्स के लिए, डोनेशन के लिए, रिलेटिव्स को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, मेंटेनेंस के लिए, इन चीज के लिए आप पैसा इधर से उधर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, कहाँ कहाँ आप पैसा यूज नहीं कर सकते, जो ये पैसा आप एक से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ये पैसा आप कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते, लॉटरी में, टिकट्स में, प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स में आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, और ये क्या कह रहा है, ट्रेडिंग में आप नहीं कर सकते, फॉरेन एक्सचेंज में जाके आप ट्रेड कर रहे हो वहां इसको यूज नहीं कर सकते, किसी ऐसे देश में आप इनको यूज नहीं कर सकते जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मना किया हुआ हो। ये एक पेरिस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग का ध्यान रखता है। आप किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा, आपका पैन मैंडेटरी होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी होगा। अगली न्यूज है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, देखो, पीपीआई पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, ये 3 तरीके के इंडेक्सेस मेनली होते हैं। ये क्या बताता है कि प्रोडक्शन लेवल पे कितनी महंगाई हुई है, प्रोड्यूसर को कितनी महंगाई पड़ रही है, ये क्या बताता है कंज्यूमर को कितनी महंगाई पड़ रही है, और ये क्या बताता है कि होलसेलर को कितनी महंगाई पिछले साल की तुलना में पड़ रही है। भाई होलसेल मार्केट में सामान कितना महंगा हो रहा है, कंज्यूमर मार्केट में कितना हो रहा है, रिटेल मार्केट में, और प्रोड्यूसिंग मार्केट में कितना सामान महंगा हो रहा है। तो ये 3 इंडेक्सेस हैं। जो सीपीआई होता है वो गुड्स की महंगाई भी बताता है और सर्विसेज की महंगाई भी बताता है, इसलिए सबसे रिलायबल तरीका होता है महंगाई को पता करने का।
WPI केवल गुड्स की महंगाई को बताता है, केवल वस्तुओं की महंगाई को बताता है। और इस WPI के अंदर 3 कैटेगरी होती है मेनली, ये सारी बातें हम समझते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 साल तक इतना लो कभी नहीं गया WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जितना अब की बार गया है। पिछले 3 साल में सबसे नीचे -0.92% होलसेल प्राइस इंडेक्स चला गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग की चीजें सस्ती हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऐसा बताया है। ये जो डिक्लाइन है वो बेसिक मेटल्स के प्राइसेस में कमी आने की वजह से, फूड प्रोडक्ट्स में कमी आने की वजह से, मिनरल ऑयल, टेक्सटाइल और नॉन फूड आर्टिकल्स में प्राइसेस में कमी आने की वजह से हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या बताता है? ये चेंजेस को मेजर करता है, प्राइस कितने बदल रहे हैं, जो होलसेल मार्केट में गुड्स हैं उनके प्राइसेस कितने बदल रहे हैं। इसको कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश करती है। ये इंडिया में मोस्टली वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। जनरल पब्लिक इसको यूज नहीं करती, ठीक है। जनरल पब्लिक क्योंकि सीपीआई पे कंज्यूम कर रही है, रिटेल प्राइसेस पे कंज्यूम कर रही है, तो सीपीआई ही उनके लिए बेस्ट इंडेक्स है। वैसे जितने मैन्युफैक्चरर है वो डब्ल्यूपीआई का यूज करते हैं। डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। 2011-12 मतलब आप हर प्राइस की तुलना 2011-12 से करोगे कि ये चीज पहले 11-12 में कितने की आती थी, आज कितने की आती है। जिस साल से आप कंपेयर कर रहे हो उसको बेस ईयर कहते हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरी है, प्राइमरी आर्टिकल की, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की और फूड इंडेक्स की। प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज 22.6% है, जिसके अंदर फूड आर्टिकल आ जाएंगे, सीरियल, पैडी, व्हीट, पल्सेस, ये सब आ जाएंगे। नॉन फूड आर्टिकल्स में ऑयल सीड, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम, ये सब चीजें आ जाएंगी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर फूड प्रोडक्ट्स में वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स एंड फैट आ जाएगा। बेवरेजेस, टोबैको प्रोडक्ट्स, वेयरिंग एपरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब आ जाएंगे। फूड इंडेक्स का वेटेज 24.4 और मैन्युफैक्चर्ड का 64.2। एक बार एक पेपर में पूछ लिया था, यूपीएससी का पेपर था जिसके अंदर पूछ लिया था कि इनको वेटेज वाइज ज्यादा से कम के क्रम में लगाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, ज्यादा से कम के वेटेज में। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, फिर किसका है? आपके फूड इंडेक्स का, और फिर आपके प्राइमरी आर्टिकल्स का, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसके अंदर आती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि जो ये डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है इनको कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती है? एक तो बेस इफेक्ट कि आप किस साल से तुलना कर रहे हो, आप किस साल से तुलना कर रहे हो। आप तुलना 1990 से जब करोगे तो आपको दिखेगा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज। आप 2011-12 से तुलना कर रहे हो तो आपको लगेगा अभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। तो बेस क्या ले रहे हो, नीचे किस साल का प्राइस आप ले रहे हो, वो चीज डिपेंड करती है। कॉमोडिटी प्राइसेस, ईजिंग ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस, ये क्या कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है उनका लोअर लेवल पे इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, वो चीजें इफेक्ट करती है। फूड इन्फ्लेशन एंड मॉनसून प्रोस्पेक्ट्स, ये क्या कह रहा है? फूड इन्फ्लेशन मॉनसून पे डिपेंड करेगा, मॉनसून अच्छा है, पैदावार अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है तो फूड प्राइसेस गिर जाएंगे। मॉनसून बुरा हुआ, सप्लाई कम हुई तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मॉनसून पे भी डब्ल्यूपीआई डिपेंड करता है। डिफरेंस क्या है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में? डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं, सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। डब्ल्यूपीआई ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को देता है, सीपीआई ज्यादा वेटेज फूड आर्टिकल्स को देता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चर्ड को और सीपीआई फूड आइटम्स को देता है। दोनों का ही बेस ईयर 2011-12 है, इस बात को याद रखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? यूएस ने एडवांस नोटिस देने के लिए कहा है ऑफ टैरिफ चेंजेस एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉर आईपीईएफ। ये आईपीईएफ क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यूएस लेड इकोनॉमिक ग्रुप है ये। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, इंडो तो इंडिया हो गया, और पैसिफिक ओशियन के आसपास वाले देश जिनको यूएस लीड कर रहा है, ठीक है। ऐसा इकोनॉमिक देशों का ग्रुप है जिसके अंदर 14 पार्टनर है, ठीक है। टोटल 14 देश हैं। इनको ये कहा है, ये जो 14 देश हैं ये पूरी दुनिया की 40% जीडीपी कंप्राइज करते हैं और 28% ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड कंप्राइज करते हैं। यूएस ने इन 14 देशों को ये कहा है कि आप लोगों को जो भी टैरिफ चेंज करने हैं या जो भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं या हटाने हैं उनका एडवांस नोटिस दे दिया जाए। 4 पिलर्स की बातें आपको पहले ही बता देनी है, ट्रेड में, सप्लाई चेन में, क्लीन एनर्जी में, डीकार्बोनाइजेशन में, टैक्स और एंटी करप्शन। आप जो भी स्टेप्स लेना चाह रहे हो इन फील्ड से रिलेटेड, वो सारे के सारी बातें आपको एडवांस में बता देनी होगी।
जरूरी नहीं है सभी पिलर्स को आप अडॉप्ट करके सारी बातें एडवांस में बताएं, क्योंकि उसके हिसाब से हर देश के कंपटीशन का फर्क पड़ता है। मान लीजिए हम इन 14 पार्टनर्स को बता रहे हैं, पर बात सिर्फ 14 देशों में थोड़ा ना रहेगी, इसका इम्पैक्ट चाइना को होगा। चाइना फिर अपनी पॉलिसीज बदल के हमें नुकसान भेज सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप चारों पिलर को फॉलो करो, आप इन चारों पिलर्स में से किसी एक पिलर को भी यूज करके आप उनकी बातें एडवांस में बता सकते हैं। जैसे इंडिया ने इन ज्वाइनिंग ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं किया कि हम ट्रेड की बातें एडवांस में नहीं बताएंगे, बाकी बता देंगे। क्लीन एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, एंटी करप्शन चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रेड रिलेटेड पिलर में हम आपको एडवांस नोटिस नहीं देंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाएगा, आपको कोई सेफ गार्ड अगर लेने हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, आपको वो समय मिल जाएगा। इससे कंसर्न क्या होंगे, इससे कंसर्न ये होंगे जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है उसका पहले ही दूसरे देश को पता लग जाएगा और इससे हमें नुकसान हो सकता है दूसरा देश अपनी पॉलिसी हमारे डिसीजन को देख के बदल दे जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो ये इससे रिलेटेड कंसर्न है, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट न्यूज है दैट इज अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये होता क्या है, देखो पहले समझो अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है। ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये कोई कंपनी है। इस कंपनी से क्या, कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टर है जिसने इस कंपनी में पैसा दिया है, जिसने इस कंपनी में मनी दिया है। क्या दिया है, मनी दिया है, और इसके शेयर्स या मैं कहूं इसकी रिसिप्ट्स खरीद ली है, इसके शेयर्स खरीद लिए हैं, इसके शेयर्स खरीद लिए। अब जो व्यक्ति होगा, कोई एक पर्सन होगा, वो पर्सन इस कंपनी से कुछ नहीं कहेगा, वो इस इन्वेस्टर से शेयर खरीदेगा और ये शेयर के बिहाफ पे फिर फॉरेन मार्केट में कुछ रिसिप्ट जारी करेगा, फॉरेन मार्केट में कुछ रिसिप्ट जारी करेगा, ठीक है। कंपनी ने कुछ नहीं किया, कंपनी को पैसा मिल गया, उसका इन्वेस्टर मिल गया। अब इस इन्वेस्टर से ये पर्सन शेयर लेगा और इन शेयर्स के बिहाफ पे कुछ रिसिप्ट्स जो है फॉरेन मार्केट में जारी करेगा, वहां पे इन शेयर्स को बेचेगा। ये जो रिसिप्ट फॉरेन मार्केट में जारी हुई है इंडियन शेयर्स की, इनको हम कहेंगे अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर कहां से हुई, कंपनी को तो मतलब ही नहीं है इस चीज से। अनस्पॉन्सर्ड है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब पर्चियां है, ठीक है। तो अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसको कह रहे हैं। तो जो गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, उसने ऐसा कहा है कि हम इंडियन शेयर्स के लिए, मतलब इंडियन कंपनीज के लिए भी ऐसी परमिशन दे सकते हैं, ऐसे यूटीआर की। इससे हमारे देश को फॉरेन से लिक्विडिटी मिलेगी और फॉरेन फंड्स अट्रैक्ट होगा। ये एक तरीके का डिपॉजिटरी रिसिप्ट होगा जिसमें फॉरेन फर्म का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो शेयर को बाय करेगा कस्टोडियन, वो इन्वेस्टर से बाय करेगा, कंपनी से बाय नहीं करेगा। इन्वेस्टर्स के पास, जो इन्वेस्टर होगा उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, ठीक है। जो इन्वेस्टर अब जो उन डिपॉजिटरीज को खरीदेंगे फॉरेन में, जो भी उन रिसिप्ट्स को खरीदेगा, वो व्यक्ति उस कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं रखेगा, बस ठीक है पैसा लगा दिया फायदा मिल जाएगा, वोटिंग राइट्स फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। तो ये पूरी यूडीआर की बात थी। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछ रही हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन ये है, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो कब फॉर्म हुआ, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर्मेशन डे आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए न्यूज है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का फॉर्मेशन डे क्या है। आई होप आपको इससे फायदा हुआ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।